नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। बिना वक्त गवाए आपको बताता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा और किस किस की क्लास लगेगी। योगी की पुलिस क्या माफिया अतीक अहमद का एनकाउंटर करेगी? आज इस पर बात होगी। योगी के बुलडोजर से यूपी का माफिया कैसे कांप रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं माफिया के, आज उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, उसकी बातें बताऊंगा। सामने अखिलेश यादव थे और योगी आदित्यनाथ को भयंकर गुस्सा क्यों आया, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। ममता के बंगाल में भी योगी मॉडल चालू हो गया है, उसकी जानकारी दूंगा। इसके बाद 1000 करोड़ महीने भर में पीएम मोदी की जो दूसरी लॉटरी लगी है, उसका चैप्टर खोलूंगा। सफेद सोने के बाद भर भर कर सोना फिर मिल गया है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के उड़ते फौजी को देखकर सब कैसे हैरान रह गए, आज उसका चैप्टर भी होगा। और पीएम मोदी देश के सैनिकों को उड़ने वाली ड्रेस क्यों पहनाना चाहते हैं, यह भी आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी पर कौन सा बड़ा फैसला सुना दिया है, उसकी भी बात होगी। और राहुल गांधी के एक वायरल बयान का सच क्या है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी। बोले कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ डोर टू डोर कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ जाने की कोशिश कर रहे सरपंचों को पुलिस ने रोका तो झड़प भी हो गई। पंचकुला में सरपंचों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। कर्नाटक फतह करने के लिए बीजेपी ने आज विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कल बेलगावी में राजनाथ सिंह और 3 मार्च को बीदर में अमित शाह यात्रा के लिए रवाना करेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कर्नाटक के 31 जिलों में 224 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। यूक्रेन युद्ध के बीच दिल्ली में दुनिया के बड़े नेताओं की पंचायत हुई। बैठक में G20 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव से मुलाकात की और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हुई है। इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बनाई है। पहले दिन टॉस जीतकर इंडिया बैटिंग करने उतरी, 109 पे सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 156 रन बना लिए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताएंगे कि क्या योगी की पुलिस माफिया अतीक अहमद का एनकाउंटर कर देगी। योगी के बुलडोजर से यूपी का माफिया कैसे कांप रहा है, और सामने अखिलेश बैठे और योगी आदित्यनाथ को भयंकर गुस्सा क्यों आया। उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा भी होता था कि गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। लड़कियां देर रात बाहर नहीं निकलती। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश उस उत्तर प्रदेश से बहुत अलग है। आज गुंडों और माफिया को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। यह नया उत्तर प्रदेश है। यूपी के जिस बाहुबली अतीक अहमद को देखकर लोगों के पैर कांप जाते थे, और देखना तो छोड़िए, उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे कि अतीक अहमद, वो अतीक अहमद आज खुद कांप रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी गाड़ी भी पलट सकती है, क्योंकि यूपी में गाड़ी पलट जाने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए अतीक अहमद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि कहीं से तो जान बचे, सुप्रीम कोर्ट ही बचा ले। जिससे लोग डरते थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। यह है नया उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है और कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश भी लाया जा सकता है। इसी बात से भाई टेंशन में कि बाप रे, अभी यूपी लाएंगे और बीच में गाड़ी पलट गई, हो गया काम तब। अतीक अहमद को इसी बात का डर है कि गुजरात से यूपी लाते वक्त कहीं कानपुर के विकास दुबे की तरह उसकी गाड़ी भी पलट न जाए।
उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सीधे तौर पर कह चुके भाई कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसी के बाद अतीक अहमद से जुड़े उन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर भी चलने लगा जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए। उधर बोले मिट्टी में मिलाएंगे, इधर मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ। इसी एक्शन से अतीक अहमद का पसीना छूट रहा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उसमें क्या कहा गया आप सुनिए। माफिया आज कैसी भाषा बोल रहा है सुनिए। याचिकाकर्ता अतीक अहमद को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है, इतना डरा हुआ है। लोगों को डराने वाला आज डरा हुआ है। याचिका में अतीक अहमद कह रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आग में घी डालने का काम किया। वो कह रहा है मैं तो भाई कुछ किया नहीं, ये विपक्ष ने आग में घी डाल दिया। इतना योगी आदित्यनाथ का खौफ है इसके मन। और सुनिए खौफ का नतीजा क्या है। कह रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि वो माफिया यानी अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ बोल रहा है और कह रहा है कि उनको बोलना पड़ा कि वो मिट्टी में मिला देंगे अतीक अहमद को। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश सरकार से जान का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को अतीक अहमद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश या आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार, एसएसपी प्रयागराज, एसएचओ धूमनगंज को निर्देश या आदेश दे कि वो अतीक अहमद को पूछताछ के लिए अहमदाबाद की सेंट्रल जेल से प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में ना लाएं। अगर पूछताछ करनी है तो सेंट्रल जेल अहमदाबाद, जहां अतीक अहमद गुजरात पुलिस और सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में कैद है, वहां आकर पूछताछ कर लें या फिर अहमदाबाद में ही किसी दूसरी जगह पर पूछताछ कर लें। इतना भाई डरा हुआ है। अगर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाकर पूछताछ करना जरूरी है तो उसे सेंट्रल पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस बात के निर्देश या आदेश दे कि अतीक अहमद से पूछताछ के दौरान उनका वकील भी मौजूद रहेगा। अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने के लिए अगर किसी कोर्ट से वारंट जारी हुआ है तो उसे रद्द किया जाए। लोगों को डराकर अपना माफिया राज चलाने वाला, आज जिसको कहते हैं चिकन हार्टेड होना, जैसे मुर्गे जैसा दिल होता है ना, कमजोर दिल, उस तरह का दिख रहा है। यह है अतीक अहमद और यह है नया उत्तर प्रदेश और यह है योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर। माफिया वालों को कांपना ही चाहिए। अतीक अहमद आज कांप रहा है तो उसकी वजह है योगी आदित्यनाथ का गुस्सा। योगी इस वक्त बहुत फायर बने हुए हैं। आज भी उन्होंने विधानसभा के अंदर यूपी में अतीक अहमद जैसे माफिया को संरक्षण देने वाली और अतीक अहमद जैसे माफिया को पालने पोसने वाली राजनीति की धज्जियां उड़ाई। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। लेकिन सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। अतीक अहमद जैसे माफिया का समाजवादी पार्टी से लंबे समय तक कनेक्शन रहा है। जिस माफिया पर 40 से ज्यादा केस दर्ज है उसके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहे। 1996 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट से ही इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बना और उस वक्त कोई बहुत महान नेता नहीं था, तब भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड यही था। लेकिन टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी, विधायक बन गया, माफिया विधायक बन गया। 2002 में अपना दल से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा और जीत गया। 2004 में फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और फूलपुर से सांसद बना। 2005 में अतीक का भाई अशरफ समाजवादी पार्टी के टिकट से इलाहाबाद पश्चिम से जीता। 2008 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया। 2009 में अतीक अहमद ने अपना दल से चुनाव लड़ा और हार गया। 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट से श्रावस्ती से लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से अतीक अहमद को टिकट दिया, लेकिन विरोध होने पर अतीक ने चुनाव नहीं लड़ा। यह है समाजवादी पार्टी
और इस माफिया अतीक अहमद का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। और शायद इसी गहरे कनेक्शन की वजह से आज उन आरोपियों की समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही, जिन आरोपियों का उमेश पाल मर्डर केस में नाम है। जैसे उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस और एसटीएफ को अतीक अहमद के करीबी गुलाम की भी तलाश है। एक तस्वीर में गुलाम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है, बिल्कुल बगल में खड़ा, जबकि दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी नेता उदय प्रकाश के साथ दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक उदय प्रकाश ने ही गुलाम को प्रयागराज से भागने में मदद की थी, यह कहा जा रहा है। इससे पहले उमेश पाल मर्डर में शामिल आरोपी सदाकत के साथ भी अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल हुई थी, जिस पर अखिलेश ने कहा था कि सोशल मीडिया के जमाने में कोई किसी के साथ भी फोटो ले सकता है। समाजवादी पार्टी और अपराधियों के कनेक्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ फुल फायर में थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। योगी आदित्यनाथ पहले भी इसी तरह की बातें कहकर, ये पहले की बाइट थी जिसमें कह रहे हैं कि भाई इनके रग रग में यह अपराध घुसा हुआ है। वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। योगी की राजनीति को काउंटर करने के लिए अखिलेश जाति का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने पूछ लिया कि जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? या फिर जो राजू पाल जिसकी हत्या 2005 में हुई, उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जो उमेश पाल मारा गया था उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजूपाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। योगी आदित्यनाथ कई बार बहुत गुस्से में दिख रहे थे और इस गुस्से में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को किसी बात पर नहीं बख्शा। सुनिए अखिलेश के सामने ही उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। योगी की बातों से आग निकल रही थी, इसलिए योगी आज जब बोल रहे थे तो अखिलेश यादव अपनी सीट पर भी नहीं थे। शायद योगी की बातें सुनना आज अखिलेश के बस के बाहर रहा होगा। हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के दो समाधान होते हैं। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार के कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है जैसे
नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। योगी आदित्यनाथ जिस गुस्से में है उसमें माफिया और बाहुबली जान की भीख मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर अतीक अहमद का पसीना छूट रहा है, वो बयान भी आपको एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं कि क्यों ऐसे माफिया आज उत्तर प्रदेश में कांपते हैं, योगी आदित्यनाथ के नाम से कांपते हैं। सुनिए वो बयान। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या ये सच नहीं? क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहना है इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ का यही गुस्सा और यही बयान है जिससे अतीक अहमद डरा हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि बॉस बचाइए। अतीक अहमद से तो पूछताछ अभी होनी ही बाकी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर योगी का बुलडोजर चलने भी लगा। ये तस्वीरें अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के मकान की हैं, जिसे अब तोड़ दिया गया है। इस मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अपने बेटों के साथ रहती थी। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स सीधे इसी मकान में पहुंचे थे और शाइस्ता से मुलाकात की थी, कहा जा रहा है। आज प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम 3 बुलडोजर के साथ धूमनगंज में गई, जफर अहमद के मकान पर पहुंची और उसे गिराना शुरू कर दिया और 6 घंटे में 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। और जिन लोगों को यह लगता था कि वो ऐसा अपराध करके भी माफिया बने रह सकते हैं, उनकी उस सोच को भी ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जफर अहमद ने इस मकान को बिना नक्शा पास कराए तैयार किया था। अतीक अहमद के करीबी जफर का 2 मंजिला घर पूरी तरह से टूट गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद इसे हथौड़े से भी तोड़ा गया। जिस जगह पर पहले 2 मंजिला मकान हुआ करता था, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है। इस मकान की लागत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 3 करोड़ रुपए भी गए, मकान भी गया और यहां जो एटीट्यूड भरा था वो भी चला गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद असद भी शामिल था। मोहम्मद असद ने उमेश पाल के मर्डर में जो शूटर शामिल थे उन्हें लीड किया था, कहा जाता है। उसकी भी तलाश पूरी सरगर्मी से चल रही है। मोहम्मद असद की तलाश में एसटीएफ और यूपी पुलिस ने यूपी, दिल्ली और बिहार में कई जगहों पर छापेमारी की है। लखनऊ में एसटीएफ और पुलिस ने यूनिवर्सल अपार्टमेंट में रेड की और अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतीक के फ्लैट नंबर 202 में तलाशी। इस अपार्टमेंट में पुलिस ने अतीक के परिवार के नाम से रजिस्टर्ड लैंड क्रूजर और एसयूवी गाड़ियों को जब्त कर लिया। जफर अहमद के घर को गिराने से पहले उसकी तलाशी भी ली गई और उसमें कई हैरान करने वाली चीजें मिली। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर से पुलिस को 1 विदेशी और 2 देसी राइफल मिली। इसके अलावा पिस्टल और तलवार भी बरामद हुई। इसी एक्शन से अतीक अहमद घबराया हुआ। उसकी घबराहट को बढ़ाने वाले बयान भी आ रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, सीधे बोल दिया। अब दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए। मेरे ट्वीट में ऐसा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, उमेश पाल के ऊपर नहीं, क्योंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी थे और उनकी भी हत्या हुई है। तो जब ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला करने वाले विकास दुबे का क्या हुआ था, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए, और माफिया अगर कहीं छुपे होंगे उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे, इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाए कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए।
अब सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट सकती है। उधर गाड़ी पलटे ना पलटे, गाड़ी में बैठने के पहले ये जो अतीक अहमद है उसका मन पलट गया कि मैं तो यूपी आऊंगा ही नहीं भाई, यहां तो मामला ही पलट गया है। कहां टिकट मिलता था, चुनाव जीतते थे, रौला रहता था। आज की डेट में गाड़ी पलटने की बातें हो रही, घर तोड़ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस राजू पाल का जिक्र विधानसभा में किया, उसका उमेश पाल हत्याकांड से सीधा संबंध है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आज से 18 साल पहले राजू पाल की हत्या नहीं हुई होती तो उमेश पाल की जान नहीं जाती। राजू पाल और उमेश पाल का क्या कनेक्शन है, यह समझने के लिए आपको 18 साल पीछे चलना होगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद चुना गया। उस समय अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक भी थे। सांसद बनने के बाद अतीक अहमद को विधायकी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हुई, वहां उपचुनाव हुआ। इलाहाबाद पश्चिम सीट के उपचुनाव में अतीक के भाई अशरफ और बीएसपी के राजू पाल के बीच मुकाबला हुआ। अतीक अहमद को लगा अशरफ जीत जाएगा, मेरी तो सीट थी। लेकिन इलाहाबाद पश्चिम सीट का उपचुनाव बीएसपी के राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हराकर जीत लिया। उस समय इलाहाबाद में अतीक अहमद का डंका बजता था, रौला था भाई का। उसका हर्ट हो गया, योर विन हर्ट मी, मेरे भाई को हरा दिया। तो उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई की हार को अतीक अहमद और उनके परिवार ने पर्सनली ले लिया, पचा नहीं पाया। और उसके बाद से ही राजू पाल को धमकियां मिलने लगी। 2 बार राजू पाल पर हमला भी हो चुका था। सुरक्षा की मांग करने पर राजू पाल को 2 सुरक्षा गार्ड दे दिए गए। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल स्वरूप रानी हॉस्पिटल से अपने घर लौट रहे थे। राजू पाल अस्पताल से बाहर निकले और अपनी गाड़ी खुद चलाते हुए घर की तरफ बढ़े। एक स्कॉर्पियो कार इस दौरान राजू पाल का पीछा कर रही थी। सुलेम सराय इलाके में नेहरू पार्क के पास स्कॉर्पियो में सवार हमलावरों ने राजू पाल की गाड़ी को घेरा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने राजू पाल को एक टेंपो में डालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन हमलावरों ने कई किलोमीटर तक टेंपो पर भी फायरिंग की। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजू पाल की मौत हो चुकी। राजू पाल के 2 बॉडीगार्ड संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए। राजू पाल हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। 9 महीने पहले ही राजू पाल की शादी हुई। उमेश पाल उनकी पत्नी पूजा पाल के भाई थे और राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह भी थे, जिनकी अब हत्या कर दी। पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई मोहम्मद अशरफ समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एक वो अतीक अहमद था जिससे दुनिया कांपती थी। आज का उत्तर प्रदेश ऐसा बदला कि अतीक अहमद कांप रहा। उमेश पाल की हत्या ऐसे समय में हुई है जब राजू पाल की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला बस आने वाला है। राजू पाल मर्डर केस एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। उमेश पाल 24 फरवरी को कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दर्ज करा के लौट रहे थे। इस मामले में राजू पाल के पक्ष की तरफ से गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि अगले 6 हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया कि जब उमेश पाल अपनी गवाही दे चुका था और मामले का फैसला जल्दी ही आने वाला था तो उसकी हत्या करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अतीक की कुंडली देखने के बाद यूपी की राजनीति को जानने वाला कोई भी ये समझ सकता है कि उमेश पाल की हत्या की वजह क्या है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जो तरीका अपनाया है उसे अब दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। यूपी में अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करके नुकसान की भरपाई की जाती है। उपद्रव करने वालों के साथ भी यही किया जाता है। और जब ये योगी आदित्यनाथ करते हैं तो एक वर्ग हंगामा करता है, ये क्या तरीका हुआ, उनसे वसूली कर रहे हैं आप, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। भाई उन परंपरा थी, जला दिया, बस इधर उधर तोड़फोड़ कर दिया, कोई कुछ बोलता नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस जलाओ, पैसा लाओ, बुलडोजर चलाओ, तो बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन अब कुछ वही सब कुछ बंगाल में भी होने वाला है। बंगाल की ममता सरकार ने यूपी जैसा नियम बंगाल में बना दिया। टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है और इसके मुताबिक आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ेगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों और लूटपाट करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इससे सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी वही योगी मॉडल अब ममता बनर्जी के राज में चलेगा। सीए आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यही किया था।
और हिंसा करने वाले उपद्रवियों की संपत्ति को जब्त करके नुकसान की भरपाई की थी। उस समय टीएमसी ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन अब वही नियम बंगाल में लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश वो पुराना उत्तर प्रदेश रहा ही नहीं बॉस। तमाम जो आप न्यूज चैनल्स देखते हैं वो सब उत्तर प्रदेश में ही है, फिल्म सिटी नोएडा में। और यहां से वो वक्त भी था जब ऐसा होता था कि रात में फीमेल एंकर, फीमेल स्टाफ कैसे जाएंगे, ये चिंता होती थी लोगों को। आज के उत्तर प्रदेश में आराम से फीमेल एंकर हो, फीमेल रिपोर्टर हो, फीमेल डेस्क पर काम करने वाली महिला हो न्यूज चैनल्स की, वो आराम से घर जाती है बिना किसी चिंता के। कानून का राज है और माफियाओं के पैर कांप रहे हैं। यह है नया उत्तर प्रदेश। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ अपने मिशन में लगे हैं, उधर पीएम मोदी अपने मिशन में जुटे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ अपराधियों को जमीन पर ला रहे हैं, उधर पीएम मोदी सैनिकों को हवा में उड़ाने वाली टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी का चर्चा। दो हफ्ते पहले हमने आपको पाठशाला में बेंगलोर के एयर शो में दिखाए गए जेट सूट के बारे में बताया था। यह तस्वीर आपको याद होगा, मैंने दिखाया था। जो जेट सूट भारतीय सैनिक पहनकर उड़ने वाले हैं, इसकी चर्चा हो रही। लेकिन यह बात किसी एयर शो तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हिसाब बड़ा क्लियर है कि जो काम की बात हो रही है उसको तुरंत एक्शन में तब्दील कर, और भारतीय फौज को ताकत देने में तो वो लगातार 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी किसी काम में देरी नहीं लगाते, इसलिए इस तरह से जेट सूट का डेमो भी भारतीय सेना के लिए शुरू कर दिया गया। जेट सूट के जो डेमो भारतीय सेना को दिखाए गए हैं, उसके कुछ वीडियो पहले आपको दिखाता हूं कि अब भारतीय सैनिक किस तरह से उड़ते दिखेंगे, वो भी आपको नजर आएगा। जरा उड़ने वाले भारतीय सैनिकों के वीडियो डालिए, या जिस तरह से वो उड़ते दिखेंगे उसके वीडियो डालिए। जैसे इस वीडियो में आप देखिए कि नीचे रोड है और सैनिक ऊपर उड़ता चला जा रहा है पैरेलल, और जब सैनिक को लैंड करना होता है तो वो लैंड कर लेता है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। जैसे आप सड़क पर बाइक चलाते हैं, वैसे ही ये तस्वीर देखिए, सैनिक उड़ता चला जा रहा है। और ये आगरा की तस्वीर है, कहीं विदेश की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, आगरा में ये चल रहा है, जहां किस तरह से भारतीय सैनिक अगर ऐसा जेट पैक पहनेंगे तो उड़ते हुए दिखेंगे। दिख रहा है सड़क के पैरेलल उड़ता चला जा रहा भाई। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें पानी के ऊपर कैसे सैनिक उड़ रहे हैं, उड़ेंगे, उसके बारे में दिखाया गया। पानी के ऊपर आप उड़ते चले जा रहे हैं और फिर आकर लैंड कर जाते हैं। आज की डेट में सामने नदी आ जाए, आप क्या करते हैं? आपकी टेंशन बढ़ जाती है। या तो आपके पास टैंक हो जिसके जरिए आप पार करें, या फिर आप कुछ ब्रिज बनाएंगे, कुछ करेंगे, तैर कर पार करेंगे, समय जाएगा। भाई साहब ऐसा जेट सूट आ गया, आप पानी के ऊपर से तैरने की जरूरत ही नहीं, पानी के ऊपर से उड़े, उधर जाए, गए, अपने मिशन में लग गए खटाखट। ये भी आगरा में हो रहा है। तीसरा वीडियो देखिए, उबड़ खाबड़ जमीन के ऊपर सैनिक उड़ रहा है, फिर एक जगह पर आकर लैंड करता है। ये तस्वीर देखिए, और अपने टारगेट के करीब धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। देखिए कैसे लैंड करेगा, और उसके बाद दोनों तरफ जो है उसको साइड में लगाया, बंदूक उठाया और टारगेट की तरफ बढ़ गया। कितना आसान हो जाएगा किसी मिशन को अंजाम देना, आप सोचिए। धड़ से क्या ट्रेन है, पानी है, उबड़ खाबड़ रास्ता है ही नहीं, कुछ चिंता की बात ही नहीं। गए, उड़ते हुए पहुंचे, अपना दोनों हाथ ग्लव्स जैसा है, दोनों को नीचे फंसाए और सीधा बंदूक निकाल के आगे बढ़ गए। इतने कमाल की चीज, और ये आगरा में सब चल रहा है। सोचिए कितनी जल्दी भारतीय सैनिकों को मिलने वाला है। चौथा वीडियो आपको दिखाता हूं, बिल्डिंग के ऊपर सैनिक उड़ रहा है और बिल्डिंग की छत पर जाकर लैंड कर रहा है। आप वो जमाना याद कीजिए जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, और मैंने आपको उस वक्त याद दिलाया था कि कैसे हेलीकॉप्टर से सैनिकों को उतरना पड़ा था और फिर खिड़की से अंदर गए। हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के कोई भी समझ जाएगा, अरे यहां तो सैनिक हो सकता आ रहे होंगे। इसमें कुछ करना ही नहीं है, अपना दोनों ग्लव्स टाइप पहने, उड़ते हुए गए छत पर और वहां अपना ऑपरेशन अंजाम दे दी। खिड़की के पास सोचिए ना भाई, आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते खिड़की में से अंदर गोली मार दीजिए। इस तरह के सूट को जेट पैक सूट कहा जाता है, और भारतीय सेना के लिए जेट पैक सूट के ये डेमो आगरा में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा में इंडियन आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल है, जहां एरियल डिलीवरी और एयर ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग होती है।
यहीं पर एयर पोर्टेबिलिटी और पैरा ड्रॉपिंग से जुड़े अलग अलग उपकरणों और टेक्नोलॉजी का ट्रायल और रिसर्च होता है और वहीं पर यह काम चल रहा है। भारतीय सेना को इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले सूट की जरूरत है जिन्हें सैनिकों को पहनाकर बॉर्डर एरिया में लगाया जा सके। जनवरी में भारतीय सेना ने इमरजेंसी खरीद के तहत 48 जेटपैक सूट खरीदने का प्रस्ताव दिया। इन जेटपैक सूट से भारतीय सेना खास तौर पर चीन के बॉर्डर पर संवेदनशील जगहों पर अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती है। दुनिया भर में सेनाओं को इस तरह की जेटपैक सूट टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है और उस कंपनी का नाम है ग्रेविटी इंडस्ट्रीज और ये यूके की कंपनी। आगरा में भी डेमो इसी कंपनी ने दिया है और डेमो देने वाले खुद इस कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्राउनिंग है, जिसको आप उड़ते हुए देख रहे थे। वो इसी कंपनी का मालिक है रिचर्ड ब्राउनिंग, जो उड़कर भारतीय सैनिकों को बता रहा है कि अगर आप ये सूट पहनेंगे तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले रिचर्ड ब्राउनिंग ने ही जेटपैक सूट बनाया था जिसके सहारे इंसान हवा में आसानी से उड़ सकता है। 2016 में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज कंपनी बनाई और अब सेनाओं को भी जेटपैक सूट सप्लाई करने में जुटे हुए हैं। यह कंपनी वैसे तो अलग अलग मिशन के लिए जेटपैक सूट बनाती है, लेकिन काफी वक्त से यह सेना के लिए भी जेटपैक सूट बनाने लगी। अभी पिछले साल अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी इसने जेटपैक सूट का डेमो दिया था। देखिए वहां पर किस तरह से दिया था। 2 सैनिक पैरेलल उड़ रहे हैं और पानी के ऊपर धड़ाधड़ उड़ते चले जा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ सैनिक एक नदी के किनारे से जेट सूट पहनकर उड़ते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे मुश्किल वक्त में सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। 2 सैनिक जेट सूट पहनकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कुछ ही मिनटों में पहुंच गए और दूसरे किनारे पर उतरकर हथियार के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। यह जेटपैक सूट का डेमो वीडियो है और इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे कोई सैनिक पानी पर भी उड़कर निगरानी कर सकता है। वीडियो में एक सैनिक बोट के आसपास उड़ता दिखाई देता है, वो आसानी से बोट पर भी लैंड कर लेता है। अब आप सोचिए, वो जो मुंबई में अटैक करने कसाब आया था, कैसे आया था? बोट से आया था। अब कोई बोट मान लीजिए दूर दिख रही है, आप कैसे देखिएगा? दूरबीन से देखिएगा, उससे ज्यादा तो देख नहीं सकते। अब मान लीजिए आपके पास जेटपैक सूट है, आराम से उड़ते हुए गए, अरे ये तो कसाब है, वहीं मार दिया, मतलब टेररिस्ट है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कितनी आसान हो जाएंगी और इसी फ्यूचर की तरफ नरेंद्र मोदी देश के सैनिकों को ले जाना चाहते हैं, इसलिए जेटपैक सूट का ऑर्डर दे दिया गया है। जेट सूट के डेमो का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में कुछ सैनिक जेट सूट पहनकर जंगल के दुर्गम रास्ते से होते हुए आसानी से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच जाते हैं और वहां दुश्मन से टक्कर लेते हैं। अब देखिए कितना मुश्किल टेरेन है, पूरा जंगल ही जंगल है। अब इसको पैदल पार कीजिएगा तो करते रह जाइएगा, वहां दुश्मन अपना काम कर देगा। यहां आराम से देखिए किस तरह से उड़ते चले जा रहे हैं, पेड़ के बीच से इधर से उधर से होते हुए अपना धड़ाक से पहुंचे और वहां घुस के वो घर वर में आतंकी छुपा होगा, वहीं ठोक दिए। अब आप सोचिए गलवान वैली हो या कश्मीर में जहां आतंकियों को मारना होता है, अब आप उसके पैरेलल चल रहे हैं, वो आपको कहीं झाड़ी से देख रहा है क्योंकि आप दोनों एक लेवल पे, लेकिन जब आप ऊपर से उड़ के देखेंगे वो आपको आसानी से दिखेगा। इतने काम की चीज है बॉस। आप सोचिए भारतीय सैनिक वैसे ही इतने कमाल के होते हैं और ये सूट मिल गया जेट सूट, उसके बाद तो वो गर्दा उड़ा दे। जेट सूट की मदद से कैसे आर्मी के टैक्टिकल मिशन को अंजाम दिया जाता है वो भी आपको दिखाता हूं। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो जेट सूट पहनकर सैनिक हवा में उड़ते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में पहुंच जाता है, जैसे यहां पहुंच गया, और वहां पहुंचकर हालात को अपने कंट्रोल में ले सकता है। जेट सूट को बॉडी से बांधने, उसे खोलने का तरीका भी बहुत आसान है और यह काम तेजी से हो सकता है। जैसे ये देखिए, हथियार लेकर उड़ा, पहुंचा, कैसे पहुंचा, और हाथ में जैसे आप ग्लव्स पहनते हैं वैसा 2 ग्लव्स जैसा है, उसको दाएं से साइड में लगाया। ये भी नहीं कि खोल रहे हैं उतने देर में कोई आपको ही गोली मार दे, तुरंत मुश्किल से कुछ सेकंड भी नहीं लगा और लग गया। और उसके बाद उसने जो है अगर और ज्यादा जरूरत है तो उसको खोल के वहीं रख दिया। मान लीजिए आपको लग रहा है कि हमको लंबी लड़ाई लड़नी है, थक जाएंगे, कुछ होगा, वहीं पर उसने खोल के छोड़ दिया। जैसे बैग, अपना स्कूल का बैग आप नहीं खोल के तुरंत खेलने निकल जाते थे, उस टाइप से बैग टाइप से खोला, चल दिया। जेट सूट कितने कारगर हो सकते हैं उसका एक और डेमो वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में जेट सूट बनाने वाली कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्राउनिंग खुद काफी मुश्किल और खतरे भरे रास्ते से होते हुए सैनिकों के दल तक पहुंचते हैं और घायल सैनिक तक ब्लड प्लाज्मा पहुंचाते हैं। यह तस्वीर आप देखिए, सैनिक घायल हो गया है,
उसको किसी तरीके से लाया गया है, अब वहां तक ब्लड प्लाज्मा नहीं पहुंचा तो वो भाई मर सकता है। तो आप देखिए कितने दुर्गम रास्ते से होते हुए ये गए उड़ते हुए और वहां पर ब्लड प्लाज्मा दे दिया, सैनिक बच गया। तो मतलब असीम संभावनाएं हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो सकता है जब भारतीय सैनिकों के पास ये सूट आएगा। इस तरह के जेट पैक सूट टेक्नोलॉजी में हवा में उड़ने के लिए गैस या लिक्विड का इस्तेमाल होता है। इस तरह के सूट में 1000 हॉर्स पावर की क्षमता होती है, जिसे पहनकर 10 फीट से लेकर कई सौ फीट ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। ग्रेविटी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूट पहनकर 12000 फुट की ऊंचाई तक जाया जा सकता है। इसमें 5 गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल होता है जो जेट फ्यूल, डीजल या केरोसिन से चलते हैं। इसे पहनकर 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ा जा सकता है और इस सूट का वजन 34 किलोग्राम तक होता है और एक सूट की कीमत $4 लाख यानी करीब करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। लेकिन जितने कमाल की ये चीज है, ये 3 करोड़ 30 लाख कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये सूट पहना और आप उड़ने लगेंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत हो, नहीं तो ये सूट आपके किसी काम का नहीं है। जैसे प्लेन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही जेट सूट पहनकर उड़ने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग लगती है। इतना आसान नहीं है कि आप सोच रहे हैं हम भी हाथ डालेंगे और उड़ गए। बाकायदा ट्रेनिंग होती है जैसे पायलट की होती है। हालांकि प्लेन उड़ाने के लिए कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग लगती है, जेट सूट पहनकर उड़ने को कुछ ही दिनों में सीखा जा सकता है। खासतौर पर सेना के लिए और भी आसान है, वहां जेट पैक पहनकर उड़ना जल्दी सीखा जा सकता है। जेट सूट पहनाने वाली कंपनी का लंदन में अपना खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड है। दूसरे लोगों को अगर जेट सूट पहनकर उड़ना है तो कंपनी एक फ्लाइट का $3500 यानी करीब 3 लाख रुपए तक ले लेती है और पर्सनलाइज्ड फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए 7 लाख रुपए तक चार्ज करती है। मतलब आपको भी देखना है कि मैं कैसे इसको लेकर पहनकर उड़ सकता हूं या अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करनी है तो वो भी करा देता है। भारतीय सेना इस तरह के जेट पैक सिस्टम पर इसलिए इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि इस तरह के जेट पैक सूट्स को पेट्रोलिंग और सर्विलांस मिशन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ये जेट सूट ऐसी जगहों पर बहुत काम के हैं जहां पर इंसान और गाड़ियां आसानी से नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि ऐसे जेट पैक सिस्टम सिर्फ एक कंपनी बनाती है या सिर्फ विदेश में ही बनते हैं। ऐसे जेट पैक सिस्टम भारत में भी बन रहे हैं। बेंगलोर की एक कंपनी भी ऐसे जेट पैक सिस्टम को बना रही है जो सेना के काम आ सकते हैं। बेंगलोर की कंपनी है एब्सोल्यूट कंपोजिट्स। भारत में अभी सिर्फ यही जेट पैक सिस्टम बना रही है। इस कंपनी के जेट सूट को भी भारतीय सेना देख रही है और विचार कर रही है। इसके बारे में मैंने आपको पहले एक बार दिखाया था कि इसका भी कमाल का है ये जेट सूट। बेंगलुरु की इस कंपनी का जेट सूट डीजल से चलता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है और ये 8 मिनट तक उड़ सकती है। इस जेट सूट का वजन 40 किलोग्राम है और ये 80 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। ये जमीन से ऊपर 10 फीट से लेकर 20 फीट तक उड़ान भर सकता है। ये जेट सूट उन हालात में बहुत काम का है जब सामने जमीन पर कोई रुकावट हो। बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले काम के लिए इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकता। तो भारत में बन रहा है, लेकिन अगर आप वो विदेशी वाले से कंपेयर कीजिएगा तो अभी बहुत कमियां इसमें हैं उसके मुकाबले। तो भारतीय सैनिक उड़ेंगे तो कमाल ही होगा, लेकिन कमाल कुछ और भी होगा। पाठशाला में अब भारत के हाथ लगे गोल्डन जैकपॉट का चैप्टर। महीने भर में पीएम मोदी की कैसे दूसरी लॉटरी लग गई है, सफेद सोने के बाद कैसे भर भर के और सोना मिल गया है, अब इसका चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिला है जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं और भारत के हाथ बड़ा खजाना लग गया है, जैकपॉट लग गया है। लेकिन आज की खबर यह है कि लिथियम का वो खजाना मिलने के बाद भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के बड़े बड़े भंडार मिले। 3 सोने के भंडार। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में सोने के इस भंडार का पता चला है। ओडिशा के खनन मंत्री ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जीएसआई और ओडिशा के डायरेक्टरेट ऑफ माइंस के सर्वे में क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़ में सोने के भंडार होने की जानकारी मिली।
उन्होंने बताया कि सोने के भंडार की तलाश में पिछले 2 साल से इन जिलों में लगातार सर्वे चल रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर सोने के भंडार मिले हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये ओडिशा का मैप है और तीनों इलाके जो हैं वो आसपास हैं। इसको अगर आप यहां डाल के देखेंगे मैप को तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां पर ये सोने के माइंस, सोने का खजाना दिख रहा है, ये क्योंझर जिला है और 4 जगहों पर सोने के भंडार मिले। तो एक क्योंझर आपने देखा, इसी के बगल में आप देखिएगा मयूरभंज है। इसके भी 4 इलाकों में सोने के भंडार का पता चला है। इसके अलावा है देवगढ़, इस जिले में भी देवगढ़ देखिए, इधर क्योंझर था, मयूरभंज था, इधर देवगढ़, बिल्कुल आसपास सटे हुए हैं। देवगढ़ में सोने की बड़ी खदान मिली है। यानी 3 जिलों में और जिलों की कई जगहों पर सोने के भंडार मिलने की जानकारी मिल रही है। ये अब आप एक साथ देख रहे हैं, क्योंझर और उसके आसपास में 3 सोने के भंडार आपको दिखा रहा हूं मयूरभंज के साथ। ओडिशा में मिले सोने के भंडार को जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है, आज आपको यह भी बताता हूं। इसकी डिटेल सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। देवगढ़ में जहां पर ये डिटेल आपको बता रहा था कि मिली है, ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे, देवगढ़ में यहां पर 1685 किलो सोना मिला है। सोना मिलने का अनुमान है 1685। सोना है लेकिन कितना है इसका अनुमान लगाया गया है। अगर 1 किलो को देखिएगा, 1 केजी सोना, यह करीब करीब 60 लाख रुपए का पड़ता है। तो लगभग ये जो यहां मिला है, ये 960 करोड़ का सोना मिल गया है। 960 करोड़ एक जगह से आपको बता रहा हूं। सोचिए अलग अलग जगह पर जो सोना मिलेगा उसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि ओडिशा के 3 जिलों में 9 अलग अलग इलाकों में सोने के भंडार का पता चला है। तो कई हजार करोड़ का सोना मिला है। अभी तक भारत में किस राज्य में गोल्ड ओवर के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, यह भी आपको जानना चाहिए ताकि आपको पता चले कि यह कितनी बड़ी बात है। जैसे अगर आप देखेंगे कि कहां कहां सोना मिलता है या कहां कहां अभी सोना मौजूद है, तो बिहार में 44% सोना मिलता है। बिहार में सोर्सेज है, रिसोर्सेज है। राजस्थान में 25%, 25%। कर्नाटक में 21%। और अब इस लिस्ट में ओडिशा शामिल हो गया, क्योंकि भाई बिहार, राजस्थान, कर्नाटक ये 3 लीड कर रहे थे। अब ये देवगढ़ वगैरह जो है ये ओडिशा के इलाके हैं जो इसमें शामिल हो गए। हालांकि भारत में इस वक्त 3 खदानों से सोना निकाला जाता है। इसमें 2 खदानें कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में हुट्टी और ऊटी गोल्ड माइन है। एक गोल्ड माइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है जिसका नाम हीरा बुद्दीनी गोल्ड माइन। लेकिन इन गोल्ड माइन से निकलने वाला सोना भारत के सालाना सोने की खपत का मात्र 0.5% से भी कम। भारत में हर साल करीब 1.6 टन सोने का उत्पादन होता है, जबकि सालाना खपत 774 टन है। भारत और चीन ये 2 देश हैं जहां दुनिया भर में सोने की सबसे ज्यादा खपत होती है। हमारे यहां भी नहीं होता है कि भाई शादी हुई तो सोना खरीदना है, पहनना है, एनिवर्सरी आई तो सोने की रिंग दे रहे हैं, सोने की चेन दे रहे हैं, ये सब चलता है हमारे यहां पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे कि चीन में कितना सोना जो है वो 2021 का बता रहा हूं, 2021 में चीन में 673 टन सोने के आभूषण खरीदे गए। इतने खरीदे गए चीन के अंदर। और भारत में कितने खरीदे गए 2021 में? 611 टन। मतलब हम भी कोई बहुत पीछे नहीं थे। 611 टन गोल्ड ज्वेलरी हमने खरीदी। भारत में 40 से 60 टन गोल्ड तो सिर्फ दिवाली के आसपास, अक्षय तृतीया पर खरीद लिया जाता है।
भारत में पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल फरवरी तक 4 महीने में कितनी शादियां हुई हैं? 32 लाख शादियां हो चुकी हैं। और शादियों के बजट का 20% जो है 20% वो मोटे तौर पर गोल्ड ज्वेलरी पर खर्च होता है। तो आप सोचिए कितना सोना खरीदा जाता है भारत में। वैसे भी भारत की महिलाओं के पास इतना गोल्ड है जितना गोल्ड दुनिया के टॉप देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं होता। यानी जितना बड़े बड़े देशों के बैंकों के रिजर्व में सोना होता है उससे कहीं ज्यादा तो भारत की महिलाओं के पास गोल्ड है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन सोना है भाई, 25,000 टन। इसकी कीमत करीब 100 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। यह कीमत पाकिस्तान की जीडीपी का 3 गुना ज्यादा है। तो कोई पाकिस्तान वाला कुछ बोले तो उसको बोलिए कि चुप बैठो, तुम्हारी जीडीपी से 3 गुना ज्यादा सोना हमारे यहां की महिलाओं के पास है। देश में सोने की बढ़ती खपत को देखते हुए मोदी सरकार ने सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए रोड मैप भी तैयार किया, जिसके लिए नीति आयोग ने पिछले साल देश में सोने की खदानों की पहचान के लिए स्टडी की और इसके तहत 2030 तक सोने की मौजूदगी वाले इलाकों की पहचान की जाएगी। इसके लिए उन इलाकों में सर्वे किया जा रहा है जहां सोने के भंडार मिलने की उम्मीद है। अगले 10 साल में पूरे देश में खदानों से सोने को निकालने के काम में और तेजी लाई जाएगी। तो आप जो सोच रहे हैं कि आसानी से मिल गया, इतना नहीं है। इसके लिए प्रयास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए माइनिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी जा चुकी है ताकि यह काम और तेजी से हो सके। अब आपको बताता हूं कि देश की इकोनॉमी के लिए सोना कितना जरूरी है। इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखता है सोना। किसी भी देश के लिए सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। जाके आप पता चला काम छोड़ के सोने चले गए, अरे देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे। जितना ज्यादा सोने का रिजर्व देश के पास होगा उतनी मजबूत इकोनॉमी होती है। सोने का रिजर्व करेंसी को मजबूत बनाकर रखता है। मजबूत करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होता है, जिससे ट्रेड बढ़ जाता है। ट्रेड की बढ़ोतरी से ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होता है और जीडीपी बढ़ती है। तो आप ये सोचते हैं कि आप कुछ सोना खरीद रहे हैं। नहीं बॉस, अगली बार आपके पति आपको सोना ना दिलाएं तो बोलिए कि दिलाओ, मैं देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहती हूं। मजाक कर रहा हूं। लेकिन कुछ दिन पहले हमने आपको पाठशाला में यह भी बताया था कि कैसे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 30 साल से दबे व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन के भंडार को भी ढूंढ निकाला। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, जिसकी कीमत 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठी थी। और अब ओडिशा में 9 जगहों पर गोल्ड के बड़े भंडार का पता चला है, जहां हजारों करोड़ का सोना दबा होने का पता चल रहा है। हैरानी तो आपको जानकर होगी कि दोनों मामलों में खजाना कई सालों से पहाड़ों में दबा हुआ था। लिथियम के मामले में तो करीब 30 साल से पता था कि यहां पर है, किसी ने लोड ही नहीं लिया कि निकाले, नरेंद्र मोदी ने लोड लिया। और गोल्ड के मामले में तो करीब 50 साल से पता था, क्योंकि ओडिशा में जहां सोने के भंडार मिले हैं उन इलाकों में 1970 और 80 के दशक में भी जीएसआई का सर्वे हो चुका था। हालांकि सर्वे के नतीजे फाइलों में दबे रह गए। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने ढूंढा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिन भर बैठे बैठे फाइल काम करते हैं तो फाइल पलटते हैं। तो वहां कश्मीर वाला भी ढूंढ के निकाला कि अरे ये तो फाइल में है, निकालो इसको, 36 लाख करोड़ का। और आप देखिए कि अब जो है ये किस तरह से अब ये सोना ढूंढ के निकाल लिया। तो ये स्थिति है। और आपको जो मैं अभी आपको बता रहा था कि दिवाली के आसपास, दिवाली और अक्षय तृतीया पर कितना सोना बिकता है वो आपको बता रहा था। लेकिन देश के लिए अच्छी खबर है, इस तरह से अगर जैकपॉट लगता रहे हमारा, कभी लिथियम मिले कभी सोना मिले। पाठशाला में अब अंबानी परिवार पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का चैप्टर। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे देश में और विदेश में भी Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। और ये कल को हो सकता है आपके पास खबर आ जाए कि अंबानी को ये सिक्योरिटी जो है वो नरेंद्र मोदी ने दे दी क्योंकि उनके दोस्त हैं। ऐसा हुआ नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया कि वो मुकेश अंबानी और उनके परिवार के 4 सदस्यों को Z+ सिक्योरिटी सुनिश्चित करें।
Z+ सिक्योरिटी सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है और बहुत ही खास लोगों को यह सिक्योरिटी मिलती है। Z+ सिक्योरिटी पर जितना भी खर्च आएगा वो उठाएगा अंबानी परिवार, देगी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, लेकिन उसका पैसा जो खर्च आएगा वो अंबानी परिवार को उठाने के लिए कहा गया है। मिलेगा किसको किसको? भाई उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिलेगा, उनकी पत्नी नीता अंबानी को मिलेगा, उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को मिलेगा और छोटे बेटे अनंत अंबानी को भी मिलेगा। इसके अलावा बेटी ईशा अंबानी, इन सबको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, यह कहा गया कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने यह दलील रखी कि मुकेश अंबानी को बिजनेस के लिए देश के साथ साथ विदेशों में भी जाना होता है और क्योंकि उनका सब जगह पर बिजनेस है, उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है, वो लगातार निशाने पर हैं ताकि देश की आर्थिक स्थिरता को अस्थिर किया जा सके, इसलिए विदेशों में भी उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की इस दलील को माना और यह फैसला सुनाया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्य भारत में होंगे तो महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और जब वो देश के बाहर होंगे तो गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। पिछले साल त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय से अंबानी परिवार की सुरक्षा को खतरे से जुड़ी असली फाइल मांग ली गई थी। बाद में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी और फिर इसी मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया कि इनको Z+ दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की जान को पहले से ही खतरा है। साल 2013 में उन्हें आतंकी संगठन से धमकी मिली थी, जिसके बाद मनमोहन सरकार ने उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। उनकी पत्नी नीता अंबानी को 2016 में केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी थी। उनके बच्चों को भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी की सिक्योरिटी को अपग्रेड करके Z+ कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो और चीजें अपडेट हो जाएंगी। पहला यह कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा अब सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहेगी, विदेश जाएंगे तो वहां भी ये Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। और दूसरा, मुकेश अंबानी के पूरे परिवार को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। अभी किसी को Y+ मिली है, किसी को Z+ मिली है, किसी को महाराष्ट्र पुलिस की मिली है, नहीं, अब सबको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। देश में प्रधानमंत्री को मिलने वाली सिक्योरिटी के बाद सबसे बड़े लेवल की सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी होती है। और आपको जानना चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी है क्या चीज। Z+ सिक्योरिटी जब किसी को मिलती है तो उसमें 55 या उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी उसके साथ रहते हैं, 55। इसमें 2 से 8 हथियारबंद सुरक्षा कर्मी होते हैं, 2 PSO होते हैं यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें एक के पास 10 गन होती है और दूसरे के पास 9mm की पिस्टल होती है। ये दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते हैं और एकदम आसपास रहते हैं। जिस व्यक्ति को Z+ की सिक्योरिटी मिलती है उसकी सुरक्षा में 1 से लेकर 3 आर्म्ड व्हीकल चलते हैं और यह सुरक्षा घेरा 2 शिफ्ट में काम करता है। Z+ सिक्योरिटी में जो लोग रहते हैं उनसे अगर कोई मिलने आए तो उन्हें चेक करने के लिए या स्क्रीनिंग करने के लिए 2 सुरक्षाकर्मी दिन के वक्त तैनात रहते हैं और रात के लिए 1 सुरक्षाकर्मी तैनात रहता है। सुरक्षा में तैनात कमांडो या दूसरे सुरक्षाकर्मियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है। इसके अलावा Z कैटेगरी में और भी अरेंजमेंट होती हैं, जैसे बुलेट प्रूफ कार होनी चाहिए Z+ में, 3 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों का काफिला तैनात रहना चाहिए, लोकेशन के हिसाब से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है, कहीं ज्यादा खतरा है तो वहां ज्यादा लोग लगते हैं। वैसे तो Z+ कैटेगरी में कितने जवान या कमांडो रहेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिसे सुरक्षा मिली है उस पर कितना खतरा है, इस हिसाब से संख्या तय होती है। आमतौर पर Z+ सिक्योरिटी में 50 CRPF के जवान तैनात होते हैं। अगर खतरा ज्यादा है तो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो भी शामिल किए जाते हैं। जिस VIP पर्सनालिटी की सुरक्षा में NSG कमांडो तैनात हो वो बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि NSG कमांडो अपने काम में बेस्ट है। NSG कमांडो मार्शल आर्ट, निहत्थे युद्ध के विशेषज्ञ होते हैं। किसी भी हॉस्टेज के हालात में, यानी अगर आपको बंधक वगैरह बना लिया गया तो आतंकी हमला हो गया, तो इस हालात में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और सक्षम होते हैं। NSG कमांडो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कमांडो में से एक होते हैं।
इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग में शामिल 50% जवान ट्रेनिंग पूरी भी नहीं कर पाते। एनएसजी के अलावा देश में वीआईपी पर्सनालिटी को सिक्योरिटी देने का जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान संभालते हैं। Z+ सिक्योरिटी के तामझाम को आपने देख लिया, लेकिन इसका खर्चा भी तो होगा जो अंबानी परिवार को भरना है। तो Z+ सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, Z+ सिक्योरिटी का खर्च कितना बैठता है, अब ये भी जान लीजिए। अगर आप Z कैटेगरी ले रहे हैं, इसको Z सिक्योरिटी कर दीजिए, इसमें Z+ और Z दोनों आ जाएगा। तो अगर आप Z कैटेगरी की सुरक्षा ले रहे हैं तो हर महीने 40 लाख रुपया प्रति महीने का खर्च बैठता है। अब आप कहेंगे इतना पैसा कहां से लाऊंगा? तो बॉस, जब इतना पैसा महीने के देने के लिए है होगा ही नहीं, तो आपकी जान को खतरा किस बात का होगा? नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इतना पैसा देना खर्चा लगता है भाई। और अगर आप Z+ कैटेगरी ले रहे हैं तो इसमें आपका खर्चा बैठता है 50 लाख रुपया महीना पर मंथ। अब आप सोचिए, मुकेश अंबानी को ये 50 लाख रुपया महीना भरना है। अब उनके लिए 50 लाख क्या है, इसे झाड़ेंगे गिर जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी ही क्यों दी गई, Z या Y भी तो दी जा सकती थी। दरअसल किस व्यक्ति को किस कैटेगरी की सुरक्षा देनी भी है या नहीं देनी है, यह तय करने की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें स्वाभाविक तौर पर तय सुरक्षा मिलती है। केंद्रीय मंत्रियों को भी खतरे की आशंका के मुताबिक सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा सरकार कुछ बड़ी हस्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी जान को खतरा होता है या हो सकता है। सरकार से सुरक्षा पाने के लिए कोई व्यक्ति भी सरकार को यह कहते हुए अप्रोच कर सकता है कि उसकी जान को खतरा है, उसे X, Y या Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। लेकिन ये प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर, कोई अभिनेता, कोई नामी उद्योगपति, जिनके सच में खतरा है ये पता चलना चाहिए। कई बार सरकार खुद भी इस बात का संज्ञान लेती है कि किसी वीआईपी व्यक्ति की जान को खतरा है और उसे सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे साल 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर थ्रेट लेवल को देखते हुए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। कई राज्य भी अपने स्तर पर वीआईपी सुरक्षा देते हैं। अंडरवर्ल्ड की धमकियों की वजह से मुंबई पुलिस बॉलीवुड हस्तियों को सुरक्षा देती आई है। पिछले साल सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अच्छा, कई बार ये घटती बढ़ती भी रहती है। देश में वीआईपी सुरक्षा के तहत 6 सिक्योरिटी कवर मिलते हैं। X कैटेगरी जो होती है उसमें कुल 2 सिक्योरिटी जवान होते हैं। 24 घंटे 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आपके साथ रहेंगे अगर X कैटेगरी है। Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है तो कुल 11 सिक्योरिटी जवान आपके साथ रहेंगे। एक हथियार के साथ रहेगा 24 घंटे और 6 गार्ड घर की सुरक्षा में भी रहेंगे। 24 घंटे हथियारों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी तैनात रहेंगे। Y+ की कैटेगरी अगर मिली तो Y सिक्योरिटी को और इसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं। Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है तो उसमें 22 सिक्योरिटी जवान रहेंगे। SPG जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होती है, रेयर केस में किसी व्यक्ति को मिलती है। पहले गांधी परिवार को भी SPG की सुरक्षा मिली हुई थी। तो ये किस तरह की सिक्योरिटी लेवल और लेयर होती है वो आपको बता रहा था। लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी इस बात से भी चाहिए कि कोई आपको लेकर कोई झूठ और भ्रम न फैला दे, और वो सिक्योरिटी मिलती है फैक्ट चेक से। तो पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इस बयान के साथ ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को सत्याग्रह का मतलब भी नहीं पता। राहुल गांधी के लिए सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना होता है। क्या वाकई राहुल गांधी को ऐसा लगता है या उन्होंने ऐसा कहा था? इसका आज फैक्ट चेक करेंगे, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी का वायरल बयान सुना देता हूं। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। यह बयान बड़ा वायरल हुआ। इस बयान का हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि राहुल गांधी का जो बयान वायरल हो रहा है वो पूरा बयान नहीं है। राहुल गांधी ने 26 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में यह बयान दिया था और इस दौरान राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। राहुल गांधी ने
फौरन अपनी गलती सुधार भी ली थी, सॉरी बोलते हुए सत्याग्रह का असली मतलब भी बताया, लेकिन वो हिस्सा काट दिया गया। अब आपको मैं पूरा हिस्सा जो है, पूरा बयान जो है वो सुनवाता हूं। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। मतलब उनकी जबान फिसली थी, तुरंत सुधार भी लिया, लेकिन किसी ने काट छांट के इधर उधर से बीच का माल वायरल कर दिया। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचना भी बड़ा जरूरी है।